अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हमने बहुत सारे मिसलिनियस प्रॉब्लम्स किए हैं और मिसलिनियस प्रॉब्लम्स जितने भी हमने किए हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड थे कि लैग्रांजियन इक्वेशंस और हैमिल्टोनियन इक्वेशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक ही चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर हम क्लासिकल वे में लें तो न्यूटनियन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, लैग्रांजियन थ्योरी से देखें तो लैग्रांजियन इक्वेशंस हैं या आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस बनती हैं और उसी चीज़ को हैमिल्टोनियन थ्योरी में हैमिल्टन इक्वेशन शो करती हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रूदियन फंक्शन को। ये आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड फंक्शन है और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। दो कि इसकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके एनालिटिकल डायनामिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है। अब रूदियन फंक्शन जो है वो एक स्पेशल फंक्शन है और इसका गोल क्या है कि आपके पास जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं जो लैग्रांजियन में या हैमिल्टोनियन में मौजूद नहीं होते। अगर आप लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स लेते हो तो उसके अंदर जो भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं और एलिमिनेट करने के लिए हम रूदियन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। गोल क्या है जी? सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स इन द लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की जो लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन है उसमें जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी सिस्टमैटिक एलिमिनेशन हम करना चाह रहे हैं और वो हम वाया रूदियन फंक्शन करते हैं। हम कंसिडर करते हैं एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को। आपको पता है कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स में हम क्या करते थे, हम एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को देखते थे और उनको डिस्कस करते थे और हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि वो जो एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से फर्स्ट के जो हैं वो साइक्लिक हैं, यानी के ऐसे हैं जो लैग्रांज में प्रेजेंट नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आपका लैग्रांजियन क्या बनेगा? अब एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से हो सकते हैं, पहले हम इस बात पे आते हैं। हाँ, हम अब तक जो करते रहे हैं, हम कहते थे ये क्यू आई जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और आई 1 से लेके n तक होता है, यानी कि आप कहते थे Q जो है वो लिस्ट है क्यू आईज की और ये है Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn तक। हम कहते थे, अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें से Q1, Q2 एंड सो ऑन Qk तक के कोऑर्डिनेट्स जो हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, दीज आर साइक्लिक। साइक्लिक होने का मतलब ये है कि दीज आर नॉट प्रेजेंट इन लैग्रांज, लैग्रांजियन में आपके प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद Qk+1 से लेके Qn तक के वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो लैग्रांजियन में अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अब अगर ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं और इनमें से ये आपके सारे n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, उसमें से k कोऑर्डिनेट्स आपके साइक्लिक हैं जो लैग्रांजियन में अपने आप को शो नहीं कर रहे, जबकि K+1 से लेके Qn तक के वो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि ये n-k कोऑर्डिनेट्स हैं जो लैग्रांजियन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रूदियन आपका एक नया फंक्शन है। नया फंक्शन कैसे बनाएंगे हम? नया फंक्शन इस तरह बनाएंगे कि रूदियन इक्वल टू लैग्रांजियन माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to k bi qi डॉट। रूदियन आपका एक नया फंक्शन है, बना कैसे है? L माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to k bi qi डॉट, और ये रूदियन की डेफिनेशन है कि लैग्रांजियन में आपने लैग्रांजियन में से कुछ चीज़ें निकाल दी हैं, समेशन ऑफ टर्म निकाल दिए हैं और वो टर्म्स क्या हैं? bi qi डॉट और i जो वेरी कर रहा है आपका 1 से लेके k तक, यानी जितने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं उनके टाइम डेरिवेटिव इनटू bi's। और bi's कौन से हैं? bi's वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट हैं, उनके नाम हमने रख दिए कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट हैं, इनके नाम b1, b2, b3 एंड सो ऑन bk हैं, वो आपने निकाल दी है। इसको जस्ट डिफरेंशिएट किया, चेंज किया। अच्छा, रूदियन आपका किसके बराबर है? Rk+1 एंड सो ऑन Qn, Q1 डॉट, Q2 डॉट एंड सो ऑन Qn डॉट, β1, β2 एंड सो ऑन βkt बराबर है L माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to k bi qi डॉट q डॉट i, where the relations bi equal to partial L by partial qi डॉट इक्वल टू कांस्टेंट। जो रिलेशनशिप है बीटा आई विच इज इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट आई, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सारे बीटा इज कॉन्स्टेंट्स हैं। बीटा इज किसके बराबर है? पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट आई के बराबर है। और क्यू डॉट आई आप सिर्फ उतनों का ले रहे हो जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी आपने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को रूदियन में से निकाल दिया
और बल्कि आप ऐसे कर रहे हो कि लेग्रांज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटीज, रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज रिलेटेड टू द साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, वो आप ले रहे हो और उनको आप इंक्लूड कर रहे हो और वो आपने इंक्लूड किए हैं एज बीटास, और बीटास आपके कांस्टेंट्स होंगे। तो अब ये जो बीटास हैं, ये कांस्टेंट्स जो हैं, वो लेग्रांज में से आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो क्यू आई डॉट के साथ और लेग्रांज में से माइनस कर रहे हो। अब ये आपका एक नया फंक्शन बन गया जिसको हम रूदियन कहते हैं। अब रूदियन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अब देखो आपने रूदियन जो डिफाइन किया वो तो ये डिफाइन किया है कि आर इक्वल टू एल माइनस समेशन बीटा आई क्यू डॉट आई, ये आपने रूदियन डिफाइन किया, ठीक है, वेयर दीज रिलेशंस आर कांस्टेंट, और दीज रिलेशंस आर टू बी कन्वर्टेड इनटू, इनको किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, क्यू आई डॉट इज क्यू आई डॉट क्यू के प्लस वन एंड सो ऑन क्यू एन, क्यू डॉट के प्लस वन एंड सो ऑन क्यू डॉट एन, बीटा वन एंड सो ऑन बीटा के एंड टी। अब ये जो आई वन से लेके के तक है, इनको आप इनके रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटीज हैं Q1 Q2 से रिलेटेड एंड सो ऑन Qk से रिलेटेड जो वेलोसिटीज हैं, उनको एज फंक्शन ऑफ द फ्री कोऑर्डिनेट्स, सॉरी द नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, द वेलोसिटीज ऑफ द नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स बीटा आईज और टी उसके फंक्शन के तौर में पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये हमें बताता है कि हम क्यू आई डॉट्स को i इक्वल टू 1 to k उनको इन टर्म्स ऑफ in terms of non-cyclic coordinates, in terms of velocities of non-cyclic coordinates, in terms of partial derivative of L with respect to partial derivative partial of those quantities, partial derivative of L with respect to those quantities, those velocities which are related to the cyclic coordinates, और t के फंक्शन के तौर पे आप q i डॉट को लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं हम वेरिएशंस का, क्योंकि आपका r जो है, नाउ योर r इज l माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to k बीटा i इंटू क्यू डॉट आई इसके बराबर है, और आपको पता है कि आपका लेग्रांजियन जो है वो किसके बराबर है, लेग्रांजियन जो है आपका वो बराबर है, इट इज ए फंक्शन ऑफ q एंड q डॉट एंड t। आपका r जो है इस वक्त वो फंक्शन है क्यू आईज का, ठीक है, बल्कि आप करो क्यू जेस का, क्यू जे के डॉट्स का, बीटा आईज का और टाइम t का, where j varies from k plus 1 to n, i varies from 1 to k, ठीक है जी। ये आपका रूदियन फंक्शन है। जब आप चेंज इन दिस रूदियन फंक्शन लेते हो वो किसके बराबर है, द स्मॉल चेंज इन रूदियन फंक्शन दैट इज डेल्टा आर, इट इज इक्वल्स टू समेशन आई इज फ्रॉम 1 to k plus 1 to n पार्शियल आर बाय पार्शियल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई, प्लस समेशन आई वेरीज फ्रॉम k plus 1 to n पार्शियल आर बाय पार्शियल क्यू डॉट आई इंटू डेल्टा क्यू डॉट आई, प्लस समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to k पार्शियल r बाय पार्शियल बीटा i इंटू डेल्टा बीटा i प्लस पार्शियल r बाय पार्शियल t इंटू डेल्टा t, इसके बराबर आ गया आपका चेंज इन r। अब यहां से अगर आप देखो r की बजाय आप l माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to k बीटा i क्यू डॉट i लगा दो, तो क्या आपके पास वेरिएशन बनी, आपके पास चेंज इन l माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to k बीटा i क्यू आई डॉट बन गई इन्हीं चारों टर्म्स के बराबर जो इन टर्म्स ऑफ रूदियन आई है। अब आप इस चेंज को लिखोगे तो इस चेंज को कैसे लिखोगे, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूं। जब l आपका q डॉट और t का फंक्शन है तो चेंज इन l किसके बराबर होगा, चेंज इन l आपका होगा पार्शियल l बाय पार्शियल क्यू आई, i आपका 1 से लेके n तक है इंटू डेल्टा क्यू आई, प्लस summation I is from 1 to n partial L by partial QI dot delta QI dot plus partial L by partial T delta T, इसके बराबर है ये चेंज।
और अगर आप चेंज देखो इन बी आई बीटा आई क्यू आई डॉट में, तो वो किसके बराबर होगा? बीटा आई के अंदर चेंज कैसे हो सकता है? वो तो जी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन है। तो जाहिर है फिर जो चेंज आएगा वो क्यू आई के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो आप यहां से ये देख सकते हो, सॉरी बीटा आई के हिसाब से जो चेंज आएगा क्यू आई डॉट के हिसाब से, ये आपके पास जो चेंज आएगा इसके अंदर, अगर मैं कहूँ जी चेंज में लेना चाह रही हूँ इस समेशन आई इज फ्रॉम 1 to k बीटा आई क्यू आई डॉट में, तो चेंज किस हिसाब से आएगा? चेंज मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट पे। समेशन आई इज फ्रॉम 1 to k डेल्टा बीटा आई इंटू क्यू आई डॉट प्लस समेशन आई इज फ्रॉम 1 to k डेल्टा क्यू आई डॉट इंटू बीटा आई। ये आपके पास चेंज आ जाएगा। अब इन दोनों का नेगेशन लेंगे, डेल्टा एल माइनस डेल्टा बीटा आई क्यू डॉट आई। उसके अंदर अब ये है कि लेग्रानियन के हिसाब से अब देखो, दूसरे हिसाब से देखो, तीसरे हिसाब से देखो, जब आप इस चेंज को इस माइनस साइन समेत इस सारे को कंपेयर करोगे रूदियन फंक्शन के साथ, तो आपके पास आएगा क्या? आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल क्यू आई किसके बराबर आएगा? आई इक्वल टू के प्लस 1 से लेके एन तक, वो ये लेग्रांज की टर्म्स के बराबर आएगा। सिमिलरली आई फ्रॉम के प्लस 1 to n डेल्टा क्यू आई डॉट के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे ना, के तक के कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जब आप बीटा आई की वैल्यू पुट करोगे, बीटा आई की वैल्यू आपको पता है पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट है, जब इसकी वैल्यू पुट करोगे समेशन आई इज फ्रॉम 1 to k क्यू आई डॉट डेल्टा बीटा आई प्लस समेशन आई इज फ्रॉम 1 to k बीटा आई इंटू चेंज इन क्यू आई डॉट, और बीटा आई आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू चेंज इन क्यू आई डॉट अगर आप देखो तो ये आएगा जी आपका चेंज इन क्यू आई डॉट विद रिस्पेक्ट टू बीटा आई। चेंज आप ले रहे हो क्यू आई डॉट में, क्यू आई डॉट में चेंज को क्या लिखते हैं लेग्रांजियन में? तो खैर जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपके पास ये 4 इक्वेशंस आ जाएंगी जो रूदियन के हिसाब से, रूदियन और लेग्रांजियन का इंटर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब ये चीजें मैं अरेज कर रही हूं यहां से, तो आपके पास फाइनली जो टर्म्स बनती हैं वो ये बनती हैं लेग्रानियन और रूदियन। वो लेग्रानियन के आपने कोएफिशिएंट्स ले लिए, बीटा इज क्यू आई डॉट्स ले लिए, उसके हिसाब से आपने रूदियन के अंदर चेंज देख लिया है और जो चेंज आया है वो इसके बराबर आ गया, ठीक है। जो चेंज है उससे आपके पास ये टर्म्स आ रही हैं। अच्छा, अब बाकी जो नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए लेग्रांज इक्वेशंस आपकी रूदियन इक्वेशंस में चेंज हो गई हैं और टाइम एवोल्यूशन आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की ये आई है, ठीक है। तो ये था रूदियन। रूदियन आप देखो तो इन k+1 से लेके n तक लेग्रांज की टर्म्स यहाँ आ रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि 1 से लेके k तक यहाँ पे आना है i = 1 एंड सो ऑन अप टू k फॉर द सेकेंड थिंग। इसके लिए i 1 से लेके k तक है। i जब 1 से लेके k तक है तो पार्शियल आर बाय पार्शियल बीटा i आपका -qi डॉट आ रहा है, जबकि बाकी सारी टर्म जो रूदियन की और लेग्रांजियन की हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, ठीक है। और लेग्रांज इक्वेशन फॉर नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स आपके पास इन टर्म्स ऑफ रूदियन आ जाती है। टाइम एवोल्यूशन ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स वो आप देख सकते हो कि QIT इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पार्शियल आर बाय पार्शियल बीटा i इंटू dt है। i 1 से लेके k तक वेरी कर रहा है। उसके बाद अब हम दोबारा आते हैं मिसलिनियस प्रॉब्लम्स की तरफ। क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द एडवर्ड्स मशीन। आप एडवर्ड्स मशीन देखें जो कि फिगर में शो की गई है। आप देखें एडवर्ड्स मशीन क्या है कि एक चरखी है और चरखी के दोनों साइड्स पे एक कॉर्ड लटक रही है। ये मासलेस कॉर्ड होती है। मास के दोनों साइड्स पे यानी कॉर्ड के दोनों साइड पे 2 मासेस हैं। हम कहते हैं कि लेफ्ट मास की वर्टिकल पोजीशन जो है यानी कि ऊपर से ये पोजीशन इसकी आप देखो तो ये x पोजीशन पे है। अब आपने हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ x लेना है, इसका कॉन्जुगेट मोमेंटम लेना है और हैमिल्टन इक्वेशन लेनी है।
अच्छा जी, अब इसकी वर्टिकल पोजीशन है इस मास की x, ठीक है, उसके हिसाब से हमने देखना। अब अगर हम कहते हैं कि ये जो लेफ्ट मास है ये m1 है और राइट मास m2 है, अब जो एडवर्ड्स मशीन जो आपको दिखाई गई है उसमें राइट मास और लेफ्ट मास दोनों एक ही लोकेशन, एक ही पोजीशन पे हैं। जब एक ही पोजीशन पे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि इनका वर्टिकल से डिफरेंस भी एक ही है, x है। आपके पास t क्या आ जाएगा इसके लिए, t आपका होता है समेशन i इज फ्रॉम 1 to n हाफ mi vi स्क्वायर, या समेशन i इज फ्रॉम 1 to n हाफ mi x डॉट i का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मास 1 के लिए पोजीशन x है, मास 2 के लिए पोजीशन x है, वर्टिकल पोजीशन दोनों की एक है, तो t आपके पास आएगा समेशन i इक्वल टू 1 to 2, दो मासेस हैं, हाफ mi x डॉट स्क्वायर, यहाँ आप लिख सकते हो हाफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस m2 x डॉट स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर ओवर 2। ये तो आ गया आपका t। अब v की तरफ जाते हैं। पोजीशन में चेंज कैसा आ सकता है, पोजीशन में चेंज जाहिर है x डिपेंडेंट होगा। अगर आपके पहले मास की पोजीशन चेंज होती है, आपका पहला मास नीचे की तरफ जाता है, तो दूसरा मास जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हुई। अगर आप कहते हो कि पहले मास के ऊपर ग्रेविटी असर करती है और पहले मास के लिए आपका जो पोजीशन में चेंज आ रही है वो mg x1 है, तो दूसरे मास के लिए सॉरी m1g x है, तो दूसरे मास के लिए m2g x विद नेगेटिव साइन होगी, क्योंकि अगर एक मास नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसके अंदर चेंज इन पोजीशन आ गया। आपकी टोटल एनर्जी क्या है, t माइनस वी, सॉरी टोटल लैग्रांजियन आपका क्या है, t माइनस वी। t की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जब हम t की वैल्यू पुट करते हैं और v की वैल्यू पुट करते हैं तो आपका लैग्रांजियन इसके बराबर आ गया m1 ओवर 2 x डॉट स्क्वायर प्लस m2 ओवर 2 x डॉट स्क्वायर माइनस g m1 माइनस m2 टाइम्स x। ये आपका लैग्रांजियन है। अब कॉन्जुगेट मोमेंटम क्या आएगा, आपका p आएगा पार्शियल l बाय पार्शियल x डॉट, और वो किसके बराबर हुआ, वो हो गया जी m1 x डॉट प्लस m2 x डॉट, और आप देखो कि ये जो पोटेंशियल वेक्टर, पोटेंशियल की टर्म है, पोटेंशियल टर्म्स के अंदर कोई x डॉट नहीं आ रहा, तो आपका p इसके बराबर हो गया। यहाँ से आपके पास कॉन्जुगेट मोमेंटम आ गया। अब हैमिल्टोनियन किसके बराबर है, आपका हैमिल्टोनियन है x p टाइम्स x डॉट माइनस l के, यानी कि x डॉट इंटू m1 प्लस m2 x डॉट माइनस l की बजाय हाफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x डॉट स्क्वायर माइनस g टाइम्स m1 माइनस m2 x है, और ये आपका आ गया x डॉट स्क्वायर ओवर 2 m1 प्लस m2 माइनस g टाइम्स m1 माइनस m2 x। ये आपका आ गया हैमिल्टोनियन। अब हैमिल्टोनियन के लिहाज से हम देखेंगे तो हैमिल्टन इक्वेशन आ जाएंगी, कौन सी होंगी, हमें ये पता है हैमिल्टन इक्वेशन क्या होती हैं, पार्शियल h बाय पार्शियल q1 pi डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल h बाय पार्शियल qi एंड qi डॉट इक्वल टू पार्शियल h बाय पार्शियल pi। अब आप लोग पार्शियल h बाय पार्शियल p, और p आपका क्या है m1 प्लस m2 x डॉट, p आपका है m1 प्लस m2 x डॉट, और यहां से आप हैमिल्टोनियन को इन टर्म्स ऑफ p अगर लिखना चाहो तो आपके पास आएगा p स्क्वायर ओवर 2 m1 प्लस m2 प्लस g m1 माइनस m2 टाइम्स x। अब हम पार्शियल h बाय पार्शियल p यहाँ से हैमिल्टोनियन से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वो आपके पास आएगा p ओवर m1 प्लस m2, और ये आपका आ गया पार्शियल h बाय पार्शियल p विच इज इक्वल्स टू qi डॉट या x डॉट। अब pi डॉट या p डॉट हमने निकालना है, वो हमारे पास है माइनस पार्शियल h बाय पार्शियल x, जो कि हमारे पास है g टाइम्स m2 माइनस m1
ठीक है जी, पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स किसके बराबर है, वो बराबर है m1 माइनस m2 टाइम्स x के इंटू जी। तो पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स किसके बराबर होगा, g m1 माइनस m2 विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा g m2 माइनस m1, दिस इज योर p डॉट। तो जी x डॉट आपका आ गया p ओवर m1 प्लस m2 और p डॉट आपका आ गया माइनस g इंटू m1 माइनस m2। अब पहली इक्वेशन से आप देखो तो आप p को इन टर्म्स ऑफ x डॉट लिख सकते हो, आपका p आ गया x डॉट ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखो तो वो आयलर-लेग्रांज इक्वेशन बन जाती है। आपकी आयलर-लेग्रांज इक्वेशन क्या है, d बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स, या 0 इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स। अब आप L देखो, L आपका क्या था 1/2 m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर माइनस mg x1 माइनस x2, ये आपका L था। पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट देखो d बाई डी टी ऑफ m1 प्लस m2 इंटू x डॉट बन गया माइनस पार्शियल L बाय पार्शियल x देखो, सॉरी यहाँ पे आएगा xg m1 माइनस m2, ये था आपका क्योंकि x तो सेम है ना। पार्शियल एल बाय पार्शियल x देखो तो आपका आ गया प्लस g m1 माइनस m2, और यहाँ से देखो ये क्या है आपका मोमेंटम, यहाँ से आपका p मोमेंटम आ गया x डॉट इंटू m1 प्लस m2, और देखो तो ये वही मोमेंटम है जो आपको हैमिल्टन की पहली इक्वेशन से मिल रहा है, यानी आपके पास dp बाई डी टी इक्वल टू माइनस g m1 माइनस m2 आ गया, ठीक है। और ये क्या है, ये वही न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का है। अब एक और एटवुड्स मशीन है, कंसिडर द एटवुड्स मशीन शोन इन फिगर। अब ये वाली एटवुड मशीन कंसिडर करें, लेट x एंड y बी द वर्टिकल पोजीशंस ऑफ द मिडल मास एंड राइट मास। हम कहते हैं कि वर्टिकल पोजीशन राइट मास की y है, ये राइट मास है, इसकी वर्टिकल पोजीशन y है, और ये जो मिडल मास है इसकी वर्टिकल पोजीशन है x विद अपवर्ड टेकन टू बी पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। ये इधर ऊपर को जाएंगे तो इसकी पोजीशन जो है ये y है, इस वाले मास की पोजीशन जो है ये x है, और ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव एक्सेस जा रहा है, ठीक है, यानी आपका इस किस्म का है, ये आपका x एक्सिस है पॉजिटिव साइड। अच्छा जी, फाइंड द हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड फाइंड देयर कॉन्जुगेट मोमेंटा। आपने हैमिल्टोनियन देखना है और उसके कॉन्जुगेट मोमेंटा देखने। अब मसला रह गया ये जो थर्ड मास है इसका, इफ द राइट टू मासेस मूव अप बाय x एंड y, अगर दाएं दो मासेस जो हैं वो मूव करते हैं ऊपर की तरफ x और y, ठीक है, ये पोजीशंस ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, और ये कितना नीचे की तरफ आएगा, ये आएगा x प्लस वाई ओवर 2 टाइम्स नीचे की तरफ। दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग कंजर्व है, स्ट्रिंग तो उतनी है ना, स्ट्रिंग तो नहीं चेंज हो रही, बिकॉज द एवरेज हाइट ऑफ द राइट टू मासेस ऑलवेज रिमेन द सेम डिस्टेंस बिलो द सेंटर ऑफ द राइट पुली। वो इसलिए कि राइट दो मासेस की हमेशा एवरेज हाइट जो है वो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द राइट पुली रहेगी। एवरेज हाइट क्या है राइट मासेस की, इनकी एवरेज हाइट, वो स्टैट्स वाली एवरेज याद करें, एवरेज क्या है इन दोनों मासेस की हाइट, एवरेज हाइट इसकी है, एवरेज हाइट ऑफ राइट टू मैसेस क्या है, x प्लस वाई ओवर 2। अगर राइट टू मासेस ऊपर जाते हैं तो लेफ्ट मास के अंदर क्या चेंज आएगा, उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वो x प्लस 2 ओवर 2 ही चेंज आएगा, x प्लस वाई ओवर 2 ही चेंज आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेफ्ट मास इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइट पुली हो जाएगा। लैग्रांजियन इसलिए क्या बनेगा, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी लेफ्ट मास की क्या होगी, x प्लस वाई ओवर 2
का डॉट, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट मास है 2m वाला, उसकी जो होगी पोजीशन, ये मास है फर्स्ट मास, उसकी पोजीशन क्या होगी, मास 2m है, पोजीशन x प्लस वाई ओवर 2 है। फिर सेकंड मास है वो भी m है और उसकी पोजीशन क्या होगी, x होगी। और थर्ड मास जो है वो 2m है और उसकी पोजीशन है y। तो ये तीन मासेस की रिस्पेक्टिव पोजीशन आ गई। अब हमने लेग्रांजियन लेना है। लेग्रांजियन हमारा होता है t माइनस वी, और t के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, फर्स्ट मास हाफ इंटू फर्स्ट मास इंटू फर्स्ट मास की वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि x डॉट प्लस वाई डॉट ओवर 2 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू सेकेंड मास क्या है m, इंटू सेकेंड मास की वेलोसिटी का स्क्वायर x डॉट का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू थर्ड मास विच इज 2m, इंटू थर्ड मास की वेलोसिटी का स्क्वायर y डॉट स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके अंदर से माइनस साइन क्या होगा, अब अगर x और y को हम कहते हैं कि ये नीचे की तरफ जाते हैं, तो दूसरा जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जो आखिरी है मास, जो फर्स्ट मास है, अगर सेकंड और थर्ड नीचे की तरफ जाते हैं उसकी वाली पुली, तो राइट मास की ऊपर की तरफ जाएगी। अगर सेकंड और थर्ड की वर्टिकल पोजीशन जो है वो जाती है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये कि जो पोटेंशियल होगा सेकंड और थर्ड मास का वो माइनस mgx और माइनस 2mgy है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो थर्ड मास है ये ऊपर की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, इसकी वर्टिकल पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, इसकी वर्टिकल पोजीशन जो है वो बन रही है 2m इंटू जी एक्स प्लस वाई ओवर 2, क्योंकि v किसके बराबर है आपका, v होता है mg इंटू हाइट। हाइट में चेंज क्या आ रहा है, अब क्योंकि ये दोनों x और y वाला मास जो है सेकंड और थर्ड मास ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इनके लिए v mgh होगा, ठीक है। और v1 आपका होगा mgx और v2 आपका mgx है, v3 आपका 2mgy है। v1 क्या होगा, अगर ये दोनों नीचे जाते हैं तो v1 उससे ऑपोजिट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 2mgx प्लस वाई ओवर 2 विद नेगेटिव साइन। जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे लेग्रांजियन में, हमारे पास रिजल्टेंट लेग्रांजियन जो आएगा वो सिंप्लीफाई होके 3/4 mx डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 mx डॉट y डॉट प्लस 5/4 my डॉट स्क्वायर माइनस mgy आ गया। ये आपका था लेग्रांजियन। अब लेग्रांजियन आ गया तो लेग्रांजियन के हिसाब से हम कॉन्जुगेट मोमेंटा भी देख सकते हैं, यहाँ इक्वल साइन आएंगे। लेग्रांजियन आपका है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, लेग्रांजियन आपका है 3/4 mx डॉट स्क्वायर प्लस हाफ mx डॉट y डॉट प्लस 5/4 my डॉट स्क्वायर माइनस mgy, ये आपका आ गया लेग्रांजियन। अब px क्या आएगा, पार्शियल l बाय पार्शियल x डॉट, वो आपका आ गया 3/2 mx डॉट प्लस 1/2 my डॉट। py आपका कॉन्जुगेट मोमेंटम पार्शियल l बाय पार्शियल y डॉट आएगा विच इज 1/2 mx डॉट प्लस 5/2 my डॉट। ये आपके आ गया कॉन्जुगेट मोमेंटा। कॉन्जुगेट मोमेंटा आ गया तो कॉन्जुगेट मोमेंटा से आप x डॉट और y डॉट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटास निकाल सकते हो, जो आपके पास यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो। आपके पास आएगा जी x डॉट 3x डॉट प्लस y डॉट इक्वल टू 2px ओवर m, और यहाँ से आपके पास आएगा x डॉट प्लस 5y डॉट इक्वल टू 2py ओवर m। अच्छा जी, अब पहले में से आप निकाल लो जी, दूसरा कैसे निकालोगे आप जी, अगर इसको कोई ये इक्वेशन 1 है, इसको कोई ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 2 अगर आप निकालो तो आपके पास आएगा 15x डॉट
प्लस 5y डॉट इक्वल टू 10px ओवर m, और नीचे आ जाएगा जी x डॉट प्लस 5y डॉट इक्वल टू 2py ओवर m। इनको कैंसिल करोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 14x डॉट इक्वल टू 2 ओवर m 5px माइनस py, और x डॉट इक्वल टू 1 ओवर 7m 5px माइनस py। यहां से आपने x डॉट निकाल दिया। इसी तरह y डॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 इक्वेशन 2 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 1, ये अगर आप लोगे x डॉट 1 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 2 अगर आप करो तो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x डॉट प्लस y डॉट इक्वल टू 2px ओवर m। सेकेंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने अब y डॉट निकालना है। आपके पास 3x डॉट माइनस 15y डॉट इक्वल टू 2py ओवर m आ गया। नेगेशन करोगे, कैंसिलेशन होगी, और यहां से आपके पास आएगा जी सॉरी ये प्लस है, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 14y डॉट इक्वल टू px माइनस py इंटू 2 ओवर m, और आपके पास आ जाएगा y डॉट इक्वल टू 1 ओवर 7m py माइनस px। ये आपके पास x डॉट भी आ गया और ये आपके पास y डॉट आ गया। तो जी ये देख लें, ये इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 2s are 6, और यहाँ पे आ जाएगा जी 3py और यहाँ पे 3py आ जाएगा, और ये आपके पास जी px और py आ गया रिस्पेक्टिव, और ये आप देख सकते हो कि इन दोनों से ये आपके पास px और py की टर्म में x डॉट और y डॉट आ गया। अब इन एक्सप्रेशंस को आप अपने हैमिल्टोनियन में डालो। आपका हैमिल्टोनियन जो था वो ये था t प्लस v, इसके अंदर आप कॉन्जुगेट मोमेंटास की वैल्यूज डाल रहे हैं, और अब आपका हैमिल्टन इक्वेशन जो नई बनी है वो है x डॉट इक्वल टू पार्शियल h बाय पार्शियल px, और इसका मतलब है कि x डॉट आपका 1 ओवर 7m टाइम्स दिस बना, y डॉट आपका ये आ गया, px डॉट आपका 0 आएगा और p डॉट y आपका ये आएगा। अगर मैं आपको ये काम करके दिखा दूं तो कैसा, h जो है वो आपका है 3/4m x डॉट स्क्वायर, h आपका है 3/4m x डॉट स्क्वायर, y आपका है हाफ m x डॉट y डॉट, z आपका है 5/4m y डॉट स्क्वायर प्लस mg y। ये आपका है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन है तो हैमिल्टोनियन में आपने x डॉट और y डॉट की वैल्यू जो निकालनी है वो पुट करनी है। x डॉट की वैल्यू आपके पास है 1 ओवर 7m 5px माइनस py, और y डॉट की आपके पास वैल्यू है 1 ओवर 7m माइनस px प्लस 3py। ठीक है जी, ये आपका x डॉट और y डॉट आ गया है। अच्छा जी, अब ये आपके पास x डॉट और y डॉट है। जब आप इसका स्क्वायर लोगे हैमिल्टोनियन में डालोगे आपके पास आ जाएगा 3m ओवर 4 49m स्क्वायर इंटू 25px स्क्वायर, स्क्वायर करके डालनी हूँ x डॉट को, माइनस 10px py प्लस py स्क्वायर प्लस m ओवर 2 इंटू 49m स्क्वायर, x डॉट इंटू y डॉट माइनस 5px स्क्वायर माइनस 15px प्लस 15px py प्लस px py माइनस 3py स्क्वायर। ठीक है,
प्लस 5m/4 इंटू 49m²। वाई डॉट स्क्वायर जब आप पुट करोगे उसकी वैल्यू वो आएगा 49m² नीचे, और px² माइनस 3px/py प्लस 9py² प्लस mgy। ठीक है, y एज इट इज आएगा। और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये m से कैंसिल हो जाएगा हर जगह। बाकी आपके पास जो नीचे रह जाएगा वो 1/49 इंटू 2 98m, और यहां पे क्या रह जाएगा 325 यानी हाफ टाइम्स 75px² माइनस 30px/py प्लस 3py² माइनस 5px² प्लस 16px/py माइनस 3py² प्लस 5/2 px² माइनस 3px/py प्लस 9py² प्लस mgy आ गया। अब 75px² में से इसमें ऐड कर दें 5px² 1/98m 75/2 प्लस 5/2 माइनस 5 टाइम्स px² माइनस प्लस माइनस 30/2 माइनस 15/2 माइनस 16 px/py। ठीक है जी, और py² के साथ क्या आएगा 3/2 प्लस 45/2 प्लस 3 py² प्लस mgy। 1/98m ये कितना बन गया 80/2 40 में से 5 निकालने 35px² प्लस माइनस 45/2 माइनस 45 माइनस 32 कितना बन गया 77/2 px/py प्लस 48/2 कितना होता है 24 प्लस 3 27 py² प्लस mgy। ये आ गया। तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो मोमेंटम आएगा उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। आपके पास x डॉट इसके बराबर आ जाएगा पार्शियल h बाय पार्शियल px इसके बराबर आ जाएगा। y डॉट जो है पार्शियल h बाय पार्शियल py इसके बराबर आ जाएगा। px डॉट वाली टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी नहीं है। px डॉट वाली टर्म कोई भी नहीं है तो 0 आएगा। py डॉट जो है वो पार्शियल h बाय पार्शियल x वाली टर्म इसमें से कोई भी नहीं है तो पार्शियल h बाय पार्शियल x 0 आ जाएगा। और पार्शियल x बाय पार्शियल y अगर आप देखोगे तो वो mg के बराबर है और वो py डॉट आपका माइनस mg के बराबर आ जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन अगर आप देखो ये दोनों इक्वेशन ये आयलर लैग्रांज इक्वेशन के आइडेंटिकल हैं। थर्ड इक्वेशन के से आपके पास क्या आ रहा है px डॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन से आपके पास आ रहा है py डॉट इक्वल टू माइनस dm। तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन आपके पास क्या थी d बाई डी टी ऑफ पार्शियल l बाय पार्शियल x डॉट माइनस पार्शियल l बाय पार्शियल x इक्वल टू 0। और y के लिए आपके पास आयलर लैग्रांज इक्वेशन थी d बाई डी टी ऑफ पार्शियल l बाय पार्शियल y डॉट इक्वल टू पार्शियल l बाय पार्शियल y, या d बाई डी टी ऑफ पार्शियल l बाय पार्शियल y डॉट माइनस पार्शियल l बाय पार्शियल y इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं आपके पास आएगा px डॉट इक्वल टू 0 और py डॉट इक्वल टू माइनस mg जो कि बिल्कुल इस हैमिल्टन इक्वेशन के इक्वल है। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव ऑन ए सिलेंडर। एक पार्टिकल है उसका मास है m, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट किया है कि ये एक फ्रिक्शनलेस सिलेंडर ऑफ रेडियस r के ऊपर मूव करेगा
और आप देखो अगर सिलेंडर के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? उसको डिस्क्राइब करने के लिए बेस्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे रो, फाई और जेड, यानी कि आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। नीचे फिगर भी है, एक पार्टिकल है जिसको हमने कहा है कि वो सिलेंडर के इर्द गिर्द ही मूव करेगा, और आप देखो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ये जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है। इसी तरह फाई भी है, और इसी तरह जेड जो है वो तो जेड एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस है ओरिजिन से वो जेड है, 0 0 0 ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से ओ से लेके यहां से लेके यहां तक का, दिस इज आर, ये फिक्स कर दिया गया है, फिक्स सिलेंडर है और सिलेंडर ऑफ रेडियस आर है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या है? रो इक्वल टू आर, यानी कि आपको आपके रो को फिक्स कर दिया गया, रो अब आपका मूव नहीं कर रहा, ठीक है, चेंज इन रो नहीं है। अब आगे क्या लिखा है? कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है मास m का जिसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो एक सिलेंडर पे मूव करेगा, और सिलेंडर का रेडियस आपने बता दिया है कि ये r है, ये कैपिटल R है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और उसने कहा कि ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप करेंगे। बिसाइड्स द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट द नॉर्मल फोर्स ऑन द सिलेंडर, जाहिर है सिलेंडर की वजह से एक कंस्ट्रेंट फोर्स तो उसके ऊपर अप्लाई हुई है कि उसने सिलेंडर के ऊपर ही मूव करना है, वो सिलेंडर से इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। द ओनली फोर्स ऑन द मास इज अ फोर्स F इक्वल टू माइनस KR डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन। अब उस फोर्स के अलावा, उस कंस्ट्रेंट के अलावा एक फोर्स उसने कहा इसके ऊपर एक्ट कर रही है जो F इक्वल टू माइनस KR है। अब ये R जो है, योर R इज डिपेंडेंट ऑन रो, फाई और Z, और in fact it is dependent on phi and Z because your rho is R, ठीक है। ये जो R है वेक्टर जो फोर्स के अंदर इंक्लूड है, फोर्स वेक्टर में है, ये डिपेंडेंट है फाई और Z की वेरिएशंस पे, क्योंकि आपका कैपिटल R रो जो है वो फिक्स है इसलिए। यूजिंग Z एंड फाई एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, आप Z और फाई को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के तौर पे यूज करें, वो तो पहले ही हमारी मजबूरी थी क्योंकि रो हमारा कैपिटल R फिक्स हो चुका था। फाइंड द लैग्रांजियन L, लैग्रांजियन L फाइंड आउट करें, राइट डाउन एंड सॉल्व लैग्रांज इक्वेशन एंड डिस्क्राइब द मोशन, लैग्रांज इक्वेशन यूज करें और मोशन को डिस्क्राइब कीजिए। सोल्यूशन, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चल गए क्या है, फाई और Z। लैग्रांजियन आपका क्या है? आपका लैग्रांजियन होता है T माइनस V, T आपका क्या है? हाफ m v स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल। v स्क्वायर अब आपका किसके बराबर है? आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जाएं, वहां पे याद करें कि आपकी वेलोसिटी किसके बराबर थी। आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर अगर हम लें तो वो आप याद करें कि आपका रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रो फिक्स है, आपका रो इक्वल टू R है, रो डॉट, क्योंकि रो फिक्स है, रो कांस्टेंट है, रो डॉट 0 होगा, और आपकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बराबर होगा रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस Z डॉट स्क्वायर के। अब आप b स्क्वायर की बजाय ये वैल्यू इसके अंदर डालो, रो स्क्वायर की बजाय भी R स्क्वायर आ जाएगा, रो फिक्स है ना, R के बराबर है, फाई डॉट स्क्वायर प्लस Z डॉट स्क्वायर, t की वैल्यू इसमें डालोगे, आपके पास t आ जाएगा m/2 R स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस Z डॉट स्क्वायर, ये आपका t आ गया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी का तो आपको पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी का पहले ही बताया हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी सेंट्रल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो सेंट्रल स्प्रिंग फोर्स की वजह से है। ये सेंट्रल स्प्रिंग फोर्स है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रल स्प्रिंग फोर्स।
सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल स्प्रिंग फोर्स है, उसकी वजह से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी हाफ के आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नोटिस दैट वी कैन ड्रॉप द आर स्क्वायर टर्म सिंस इट इज कांस्टेंट। हम आर स्क्वायर टर्म को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, बट इट विल नॉट सर्वाइव द लैग्रांजियन इक्वेशन एनीवेज। अच्छा, ये हाफ के आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यों बन गई भाई? वो इसलिए कि देखो ओरिजिन से अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे है तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बनेगा, चेंज क्या है, यहाँ से आपका पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस r पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो z है। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा z आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। और स्प्रिंग फोर्स अगर इसके ऊपर लगाई जाए तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगी, 1/2 k इंटू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपकी पोटेंशियल फोर्स है। ठीक है जी। अब हम आर स्क्वायर टर्म ड्रॉप तो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन जाहिर है ये लैग्रांज इक्वेशन में नहीं होगी। जब इसको लैग्रांज इक्वेशन में डालेंगे तो आपका लैग्रांजियन क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म आ गई। यहां से आप लैग्रांज इक्वेशन निकाल सकते हैं। लैग्रांजियन आपका क्या है, उसके लिहाज से आपके पास दो वेरिएबल टर्म्स हैं, एक z डॉट, एक z है वेरिएबल कोऑर्डिनेट, एक फाई है फ्री कोऑर्डिनेट। दो ही फ्री कोऑर्डिनेट है, बाकी r तो कंस्ट्रेंट हो गया ना, r के ऊपर तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी रो के ऊपर के रो इक्वल टू r। तो अब लैग्रांजियन इक्वेशन फाई के हिसाब से क्या होगी, d बाई डी टी ऑफ पार्शियल l बाय पार्शियल फाई डॉट माइनस पार्शियल l बाय पार्शियल फाई इक्वल टू 0, और z के हिसाब से है d बाई डी टी ऑफ पार्शियल l बाय पार्शियल z डॉट माइनस पार्शियल l बाय पार्शियल z। वैल्यूज पुट करेंगे, d बाई डी टी पार्शियल l बाय पार्शियल फाई डॉट यहां से निकलेगा काइनेटिक एनर्जी टर्म से, ये आपके पास आ जाएगा m r स्क्वायर फाई डॉट माइनस पार्शियल l बाय पार्शियल फाई आपके पास 0 है। इसी तरह पार्शियल l बाय पार्शियल z डॉट की वैल्यू आप पुट करोगे d बाई डी टी ऑफ m z डॉट माइनस पार्शियल l बाय पार्शियल z डॉट क्या होगा, k इंटू z। यहां से आपके पास आ गया d बाई डी टी ऑफ m r स्क्वायर फाई डॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन आपको दे रही है d बाई डी टी ऑफ m z डॉट इक्वल टू k z, यानी कि सेकेंड इक्वेशन से आपके पास आ गया m z डबल डॉट इक्वल टू k z, और फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास आ गया m r स्क्वायर फाई डॉट इज ए कांस्टेंट। तो फाई इक्वेशन आपको दे रही है के जेड इक्वल टू एम जेड डबल डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रही है एम आर स्क्वायर फाई डॉट इक्वल टू कांस्टेंट। फाई डॉट को अगर आप फाई डॉट की बजाय ओमेगा पुट कर दो तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इज ए कांस्टेंट। दस द पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन जेड, जो हमें बता रही है कि पार्टिकल क्या कर रहा है जेड में, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लेकिन रोटेट कर रहा है फाई पे एट ए कांस्टेंट रेट अराउंड द सिलेंडर। वजह क्या है, वजह यह है कि आपका फाई डॉट जो है वो कांस्टेंट ओवर एम आर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि फाई डॉट आपका ए आ रहा है वेयर ए इज ए कांस्टेंट। अगर फाई डॉट ए है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी फाई के लिहाज से वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, फाई के लिहाज से मोशन जो है वो कांस्टेंट है, फाई के लिहाज से इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है जी। और z के लिहाज से आप देखो तो क्या है, z के लिहाज से ये न्यूटन सेकंड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल एक ब्लॉक की है जो स्लाइड कर रहा है एक वेज पे, एक सिंपल ब्लॉक है जो एक वेज पे स्लाइड कर रहा है। Let's now do in a non-trivial two coordinate problem। अब हम क्या करते हैं, एक टू कोऑर्डिनेट्स का प्रॉब्लम है। The block sliding down a wedge as shown in the figure। अब आप देख सकते हो ये ब्लॉक है, ये स्लाइड डाउन कर रहा है वेज पे, ये वेज है आपका। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा है, और हम कहते हैं कि इसको हम दो कोऑर्डिनेट से मेंशन कर सकते हैं। एक तो ये कि वेज जो है
वो भी मूव कर रहा है और ब्लॉक भी मूव कर रहा है। We will take the generalized coordinates as shown in the figure. हम generalized coordinates देंगे जैसे कि हमने फिगर से लिए। Notice that the first coordinate Q1 is along the plane. पहला कोऑर्डिनेट Q1 हम लेते हैं जो प्लेन के अलोंग है कि प्लेन से क्या डिस्टेंस है, और दूसरा हम लेते हैं Q2 जो ये शो कर रहा है कि आपका वेज जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, Q2 है रिलेटिव मोशन ऑफ द वेज से, Q1 है रिलेटिव मोशन ऑफ द ब्लॉक से। वेलोसिटी ऑफ द वेज क्या है, Q डॉट है, Q2 डॉट है। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी, वो Q1 और Q2 का कॉम्बिनेशन होगी। कैसा कॉम्बिनेशन होगी कि अब देखो Q1 के लिहाज से भी आपका एक कंपोनेंट आएगा x कंपोनेंट और एक आएगा आपके पास y कंपोनेंट। ये वेज जो है ये हम कहते हैं इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेज जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी अल्फा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो इसकी अगर हम लेना चाहें पोजीशन इस ब्लॉक की तो वो क्या होगी, ब्लॉक की पोजीशन होगी, यानी ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास को हम कंसीडर करते हैं, उसकी पोजीशन क्या होगी। यहां से भी देखो और यहां से भी देखो, एक तो ये कि डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, दूसरा ये कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये अल्फा है, ये अल्फा है तो इसका मतलब है कि ये भी अल्फा है, ये अल्फा है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Q1 cos अल्फा, और ये जो है ये Q1 sin अल्फा होगा। तो अब ये ब्लॉक जो है ये इस ओरिजिन से कितना दूर है, इसकी लोकेशन हमने फाइंड आउट करनी है। लोकेशन जो ब्लॉक की होगी उसकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन क्या होगी, Q2 प्लस Q1 cos अल्फा। उसकी वर्टिकल लोकेशन क्या होगी फॉर ब्लॉक, उसकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन Q2 प्लस Q1 cos अल्फा होगी, वर्टिकल लोकेशन Q1 sin अल्फा होगी। फॉर वेज, वेज की वर्टिकल लोकेशन क्या होगी, 0 होगी। वेज की हॉरिजॉन्टल लोकेशन Q2 है। ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ वेज Q2 डॉट है और 0। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगी, Q2 डॉट प्लस Q1 डॉट, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है cos अल्फा, एंड Q1 डॉट sin अल्फा। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हम कहते हैं कि वेज का कुछ मास है जो कैपिटल M है और ब्लॉक का मास जो है उसको हम स्मॉल m से शो करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बन गई है जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी बनेगी हाफ मास ऑफ द ब्लॉक इनटू वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ द ब्लॉक Q2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ mass of the wedge into velocity of the wedge plus half mass of the block into velocity of the block Q2 dot plus Q1 dot cos alpha का स्क्वायर प्लस Q1 dot sin alpha का स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसको सम करोगे तो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी T किसके बराबर बनेगी, 1/2 m कैपिटल M प्लस स्मॉल m Q2 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m Q1 डॉट स्क्वायर प्लस 2 Q2 डॉट Q1 डॉट cos अल्फा। ये बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की। अब पोटेंशियल एनर्जी वो किसके हिसाब से आएगी, वेज की अगर आप देखो तो वेज तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चल रहा है। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपवर्ड डाउनवर्ड पोजीशन की वजह से होती है ना, वेज की तो अपवर्ड पोजीशन डाउनवर्ड पोजीशन कुछ भी नहीं हो रही, वेज अपनी जगह मूव कर रहा है। वेज के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ब्लॉक के लिहाज से सिर्फ एग्जिस्ट करेगी, वो क्या करेगी, U इक्वल टू माइनस mgy। y किसके बराबर है, Q1 sin अल्फा के बराबर, तो U आपका माइनस mg Q1 sin अल्फा आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे फॉर लेग्रांजियन के लिहाज से t माइनस वी लेंगे तो आपके पास t की पूरी टर्म्स माइनस v की पूरी टर्म यानी कि u की पूरी टर्म्स आ जाएंगी।
तो आपका लेग्रांजियन बना t माइनस यू विच इज हाफ m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m q2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m q1 डॉट स्क्वायर प्लस 2 q1 डॉट q2 डॉट कॉस अल्फा प्लस mg q1 साइन अल्फा। ये आपके पास लेग्रांजियन बन गया। आपका लेग्रांजियन t माइनस यू के इक्वल हो गया। अब जी आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, एक q1 और एक q2। q1 के हिसाब से लेग्रांज इक्वेशन ये बन रही है, q2 के हिसाब से ये बन रही है। वैल्यूज पुट करते हैं। पार्शियल एल बाय पार्शियल q डॉट किसके बराबर है? d बाय dt ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल q2 डॉट इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल q2 है। पार्शियल एल बाय पार्शियल q2 डॉट किसके बराबर है? यहाँ मैं वैल्यूज लिख रही हूँ। पार्शियल एल बाय पार्शियल q2 डॉट यहाँ से अगर आप निकालो तो आपके पास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m q2 प्लस स्मॉल m टाइम्स q1 डॉट कॉस अल्फा। ठीक है, और पार्शियल एल बाय पार्शियल q2 क्या है? 0 के बराबर है। सिमिलरली अगर आप पार्शियल एल बाय पार्शियल q1 डॉट निकालते हो वो किसके बराबर है? m q1 डॉट के। और पार्शियल एल बाय पार्शियल q1 किसके बराबर है? mg साइन अल्फा के। ठीक है, जब आप वैल्यूज पुट करोगे आपके पास क्या आएंगे? सॉरी, पार्शियल एल बाय पार्शियल q1 डॉट यहां से भी आएगा और एक और टर्म भी आएगी m q1 डॉट प्लस q2 डॉट कॉस अल्फा। दो टर्म्स आ रही हैं। जब आप टाइम डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यूज पुट करते हो तो आपकी ये जो इक्वेशन है पार्शियल एल बाय पार्शियल q2 इक्वल टू d बाय dt ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल q2 डॉट, ये किसके बराबर हो जाएगी? ये आपको दे रहा है जी टाइम डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल M q2 डॉट प्लस स्मॉल m q2 डॉट प्लस q1 डॉट कॉस अल्फा इक्वल टू 0, या ये जो अंदर वाली चीज है इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब आप सेकंड इक्वेशन को लोगे पार्शियल एल बाय पार्शियल q1 इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल q1 डॉट, ये किसके बराबर होगी? ये होगी टाइम डेरिवेटिव ऑफ m q1 डॉट प्लस m q2 डॉट कॉस अल्फा इट इज इक्वल्स टू mg साइन अल्फा। जब टाइम डेरिवेटिव लोगे तो टाइम डेरिवेटिव मैथ्स का और कॉस अल्फा का तो नहीं होगा, टाइम डेरिवेटिव होगा q1 का, q1 डबल डॉट प्लस m q2 डबल डॉट कॉस अल्फा इक्वल टू mg साइन अल्फा। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। नोट दैट दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द एक्स एक्सिस। अब ये नोट करें कि ये जो दूसरी इक्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एक्स एक्सिस के अलोंग। फर्स्ट वन आपकी है m q2 डॉट q2 डबल डॉट प्लस m q2 डबल डॉट प्लस q1 डबल डॉट कॉस अल्फा इक्वल टू 0। उसमें दो अननोन्स हैं, बट वी कैन गेट टुगेदर अनदर इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन बाय डिफरेंशिएटिंग द q2 रिलेशन। आप q2 रिलेशन को देखो, इसके लिहाज से आप एक और डिफरेंशिएशन इसको डिफरेंशिएशन करके एक एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। यानी कि आपके पास एक एक्सेलरेशन इधर से आ जाएगी। आपके पास q2 के हवाले से जो इक्वेशन थी वो थी m q2 डॉट प्लस स्मॉल m q2 डॉट प्लस q1 डॉट कॉस अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस दोनों साइड्स का टाइम डेरिवेटिव लो, आपके पास आएगा m q2 डबल डॉट प्लस m q2 डबल डॉट प्लस q1 डबल डॉट कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई q2 और q डबल डॉट और q1 डबल डॉट के दरमियान रिलेशनशिप की। आपके पास आ गया जी q2 डबल डॉट कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू माइनस q1 डबल डॉट इंटू स्मॉल m कॉस अल्फा। यहाँ आपके पास q2 डबल डॉट आ गया माइनस स्मॉल m ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m q1 डबल डॉट कॉस अल्फा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी वो क्या थी? mg साइन अल्फा
एम जी साइन अल्फा इक्वल टू m टाइम्स Q1 डबल डॉट प्लस Q2 डबल डॉट कॉस अल्फा। अब Q1 डबल डॉट और Q2 डबल डॉट के दरमियान आपको रिलेशनशिप मिल गया है, उसको आप पुट कर सकते हो इसके अंदर। m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, g साइन अल्फा किसके बराबर हो गया, Q1 डबल डॉट एज इट इज, Q2 डबल डॉट की वैल्यू पुट कर दो, माइनस m ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m Q1 डबल डॉट कॉस अल्फा, और यहां से आप Q1 डबल डॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, g साइन अल्फा ओवर 1 माइनस स्मॉल m ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m कॉस स्क्वायर अल्फा। क्योंकि यहाँ पहले ही कॉस अल्फा था तो एक और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई Q1 डॉट की। यहाँ से आप Q2 डॉट भी डबल डॉट भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास आ गई है। अब आप सेकंड कोऑर्डिनेट की एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, वो आएगी जी माइनस स्मॉल m ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स कॉस अल्फा इंटू Q1 डबल डॉट, जो कि है आपके पास g साइन अल्फा ओवर 1 माइनस स्मॉल m ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि आपके पास आ गया माइनस m कॉस अल्फा ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g साइन अल्फा, और यहां से आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि नीचे आ जाएगा स्मॉल m के साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि साइन स्क्वायर अल्फा में चेंज हो जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस एम जी ओवर कॉस अल्फा साइन अल्फा ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा, आपके पास Q2 डबल डॉट आ गया। अब देखो Q1 डबल डॉट आपके पास एक कांस्टेंट आ गया, Q2 डबल डॉट आपके पास दूसरा कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब ये कि अब ये जो आपके पास पार्टिकल था जो मूव कर रहा था, ब्लॉक था जो मूव कर रहा था, और आपकी इंक्लाइंड प्लेन आपका वेज जो है वो भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं और दोनों की एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई है। ठीक है, इट मींस कि ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई। दिस मींस दैट बोथ द वेज एंड द ब्लॉक have constant accelerations। ठीक है, दोनों वेज और ब्लॉक दोनों की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये हमने इस सिस्टम के मुतालिक डिड्यूस किया है, ठीक है, निकाला है। अब जी एक और एग्जांपल आ गई है। एग्जांपल है आपकी जी बीड ऑन ए स्पिनिंग वायर हुप। हुप क्या होती है? खाली होती है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ वायर एक होती है राउंड के अंदर, और ये जो हुप है ये मूव कर रही है, स्पिन कर रही है एक एक्सिस पे। ठीक है, आपके पास एक हुप है, एक वायर का राउंड ऑफ किया आपने, सर्कल वायर है आपके पास, एक सर्कल के अंदर आपने वायर रखी हुई है, उसको हुप कहते हैं, और हुप स्पिन कर रही है, कोई ना कोई उसका एक्सिस है, उसके अबाउट स्प्रिंग ये स्पिन कर रही है। हम कहते हैं कि जी ये एक हुप है, ये आपको नजर आ रही होगी फिगर के अंदर, और ये इसके अंदर एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका हुप के एक्सिस ऑफ स्पिन से रेडियस जो बनता है वो r है, और एंगल ये बना रहा है थीटा। लेट्स डू अनदर वन। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स? ये एक वायर है, इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका एंगल जो बन रहा है वो थीटा होगा, और थीटा ही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में वजह क्या है? क्योंकि जो रेडियस है इसका वो फिक्स्ड है, r जो है वो फिक्स्ड है, सिर्फ थीटा रह जाएगा। What is the velocity to insert into the kinetic energy? अब काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी कौन सी इंसर्ट करें, ये ट्रिकी है थोड़ा सा। कैसे ट्रिकी है? द बीड कैन स्लाइड अप एंड डाउन ऑन द वायर। ये जो बीड है ये इधर को भी मूव कर सकता है और इधर को भी मूव कर सकता है वायर में, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी r थीटा डॉट, जैसे कि
वेलोसिटी होती है, क्योंकि आर आपका फिक्स है तो बीड की वेलोसिटी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के लिहाज से ही रह जाती है, थीटा के लिहाज से। वो इधर उधर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आर थीटा डॉट है, जो कि थीटा वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी का थीटा कंपोनेंट हो गया। लेकिन अब एक और चीज भी है, स्पिनिंग वायर हुप है, ठीक है। हुप जो है वो खुद भी स्पिन कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। हम अज्यूम करते हैं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है जी। अब इसकी हुप की जो वेलोसिटी है वो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और हुप की एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो बीड की वेलोसिटी में एडिशन होगा वो क्या होगा। हुप जब मूव कर रही है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रही है, उसकी वजह से बीड की वेलोसिटी में जो एडिशन होगा वो है जी रो ओमेगा, विच इज आर साइन थीटा ओमेगा। रो इज द वर्टिकल कंपोनेंट, हुप वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है। तो थीटा के लिहाज से एक और कंपोनेंट ऐड हो गया, विच इज आर साइन थीटा, सॉरी यहां से नहीं, यहां से आएगा आर साइन थीटा। ये कंपोनेंट इसमें वेलोसिटी में ऐड हुआ। अब टी अब इस बीड का क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर विच इज हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहला हिस्सा जो है ये बीड की मोशन के हवाले से है, दूसरा हिस्सा जो आपके पास आया है वो इस हुप की मोशन के हवाले से है। हुप भी तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, वो भी तो स्पिन करे जा रही है। द पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू इट्स पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द हुप, जब हुप नहीं रोटेट करेगी बॉटम पे हुप के, यानी हुप नॉन रोटेटिंग थी, थीटा 0 था, तो फिर पोटेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इज इक्वल टू एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, वो होगी। लैग्रांजियन क्या बन गया, एज यूजुअल आपका t माइनस यू बन गया, विच इज हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपकी लैग्रांज इक्वेशन सिर्फ एक होगी, क्योंकि थीटा आपके पास ओनली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इस लिहाज से तो आपकी लैग्रांज इक्वेशन क्या बनेगी, थीटा के हिसाब से बनेगी d बाई डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास क्या आएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी आर साइन थीटा इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इसको आप सॉल्व करो, आपके पास थीटा डबल डॉट किसके बराबर निकलेगा, एम 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 कैंसल आउट हो गया, आर 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 कैंसल आउट हो गया, बाकी क्या रह गया, यहां से आपके पास रह गया आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट, और यहां से आप थीटा डबल डॉट निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी ओवर कैपिटल आर। अगर रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, हुप रोटेशन लेस है, अपनी जगह खड़ी है, स्पिन नहीं कर रही, ओमेगा आपका 0 होगा, बीट कैसे एक्ट करेगा, ऐसे बिल्कुल जैसे पेंडुलम एक्ट करता है, पेंडुलम की तरह एक्ट करेगा। ओमेगा आपका 0 होगा, ओमेगा अगर 0 होगा तो थीटा डबल डॉट, इफ ओमेगा इज 0 देन थीटा डबल डॉट वुड बी माइनस जी ओवर कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अगर हुप रोटेट कर रही है तो बीड मूव करेगा वायर पे ऊपर, और हम एक नया इक्विलिब्रियम देखेंगे। रिकॉल दैट एट इक्विलिब्रियम द बीड वुड एट रेस्ट, अब ये याद करें कि इक्विलिब्रियम पे बीड एट रेस्ट में होगा, दैट इज which occurs at either theta equal to 0 or at theta double dot equal to 0। इक्विलिब्रियम कब होगा, यहाँ तो जब थीटा 0 होगा, यहाँ थीटा डबल डॉट एक्सेलरेशन 0 होगी। सॉल्विंग फॉर द इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, अगर हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो थीटा डबल डॉट आपका 0 के इक्वल होगा। थीटा डबल डॉट 0 होने का क्या मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी ओवर आर इंटू साइन थीटा 0 है, ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी ओवर कैपिटल आर इंटू
साइन थीटा आपका 0 के बराबर है और आपका साइन थीटा तो लाजमी नहीं है कि 0 हो, तो ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी ओवर आर इक्वल टू 0 है, या ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू जी ओवर आर आ गया। आपका ओमेगा स्क्वायर जी ओवर कैपिटल आर कॉस थीटा आ गया। अब यहां से हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स थीटा ढूंढ सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि थीटा डॉट से थोड़ी थोड़ी ऑसिलेशंस हो रही हैं, हल्की सी ऑसिलेशंस हो रही हैं और वो उससे थीटा बन रहा है, तो आपका थीटा डॉट किसके बराबर आ जाएगा, थीटा नॉट प्लस माइनस आर्क कॉस जी ओवर ओमेगा स्क्वायर आर के, ये आपके पास थीटा नॉट आ गया। मैं हाल यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, काफ़ी हो गया है। अब मैंने आपको इतनी सारी एग्जांपल्स करवा दी हैं। हमने टोटल 4 और 5 एग्जांपल्स की हैं। उसमें से पहले हमने रूदियन का थोड़ा सा देखा लेक्चर में कि रूदियन की इक्वेशन कैसे निकलती हैं, लेग्रांज इक्वेशन को रिप्लेस करती हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ताकि आपके ज़हन में आ जाए कि रूदियन क्या चीज़ है। ये ना हो कि आगे आप कहीं सुने तो आपके ये क्या बला थी, इसमें तो हमें पढ़ाई नहीं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, उसमें एटवर्ड मशीन का प्रॉब्लम था, एक सिंगल एटवर्ड मशीन का था मसला, उसके बाद फिर था मल्टीपल एटवर्ड मशीन, उसका था हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेग्रांज इक्वेशन निकाली, हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकाली, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली इन एनी केस, फिर पार्टिकल जो कि एक सिलेंडर पे मूव कर रहा था उसकी हमने सारी इक्वेशन निकाली, उसको प्रेजेंट किया, देखा उसको, फिर एक ब्लॉक लिया जो कि वेज पे स्लाइड कर रहा था जबकि वेज भी मूव कर रहा था, उसका हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद हमने स्पिनिंग वायर हुप जो कि वायर जो स्पिन कर रही है और उसके ऊपर एक बीड है जो मोशन में है, उसका प्रॉब्लम लिया और उसको सॉल्व किया। इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, ठीक है जी। और वो थोड़ी सी और मिसलिनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे और थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर हम ओवरव्यू भी करेंगे इस सारे के सारे सब्जेक्ट का कि हमने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या नहीं पढ़ा, ठीक है जी। थैंक यू।